नमस्कार दोस्तों, 11 नवंबर 2022 के डेली न्यूज़ एनालिसिस और एडिटोरियल एनालिसिस में आपका स्वागत है। कौन कौन सी न्यूज़ और एडिटोरियल्स डिस्कस करेंगे आज? तो भैया, एक तो बात करेंगे, इंडिया इंसिस्ट ऑन हायर ग्लोबल क्लाइमेट फाइनेंस टारगेट बाय 2024। मतलब क्या बोल रहा है इंडिया इंटरनेशनल पार्लेंस में कि भाई डेवलप्ड कंट्रीज को, डेवलपिंग कंट्रीज को ज़्यादा पैसा देना चाहिए। ये सब बातें 2005 के लगभग से हो रही हैं, बट कितना पैसा आ रहा है इसके रिस्पेक्ट में बात करेंगे। फिर नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की प्रिलिमिनरी फाइंडिंग्स ने बताया है कि भाई जो तमिलनाडु का ब्लास्ट हुआ है उसको एज अ सुसाइड अटैक यहाँ पे प्लान किया गया था। कई कई लोगों को यहाँ पे अरेस्ट भी किया गया है, इसको देखेंगे। सॉलिसिटर जनरल साहब ने बोला है कि इंडिया के अंदर जो भी ह्यूमन राइट डिफेंडर्स हैं उनको लॉ ऑफ द लैंड के हिसाब से काम करना पड़ेगा। इंडिया रशिया के बीच में जो भी ट्रेड होता है, रशिया से इंडिया में जो भी डिफेंस सप्लाईज आ रही है, तेल आ रहा है, उसकी पेमेंट इंडिया रुपी में कर रहा है, बट क्या वो रुपी में सस्टेनेबल है? बीच में रिपोर्ट सुनने में आई थी कि यूएस डॉलर्स में पेमेंट मांग रहा है रशिया, क्योंकि इंडिया से जो रुपया जा रहा है वो वहां पे एक्यूमुलेट हो रहा है, उसको इस्तेमाल नहीं कर पा रहा है। इंडियन इंटरनेशनल मार्केट में बहुत सारी कंट्रीज रुपी पेमेंट को एक्सेप्ट नहीं करती, और इंडिया से इतना इंपोर्ट कर नहीं रहा रशिया। तो इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए क्या बातचीत हो रही है, इसको देखेंगे। फिर COP27 ग्लोबल फाइनेंस टारगेट, इसके बारे में शुरू में मैंने आपको बताया। और करंट अकाउंट डेफिसिट इस साल 3% तक रह सकती है। ये क्या है न्यूज़, इसको समझेंगे। फिर एडिटोरियल में केरला की फिस्कल वल्नरेबिलिटी के बारे में बात की गई है। अब केरला के फाइनेंसिस के रिस्पेक्ट में बहुत स्पेसिफिक यहाँ पे फैक्ट्स दे रखे हैं दोस्तों। तो केरला PCS के हो सकता है ये इंपॉर्टेंट हो, जनरल रिस्पेक्ट में ये उतने इंपॉर्टेंट है नहीं। एक हल्का सा इंट्रो ले लेंगे, केरला फिस्कल वल्नरेबिलिटी उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। भारत के वो सैनिक जिन्होंने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और सेकेंड वर्ल्ड वॉर में लड़ के अपनी जान दी, उन्होंने क्या अचीव किया। आज की डेट में हम लोग भारत में अपनी नेशनल इंडिपेंडेंस को तो बहुत सेलिब्रेट करते हैं, लेकिन वो लाखों सोल्जर्स जिन्होंने वर्ल्ड वॉर्स में लड़ते वक्त अपनी जान दी है, उनको हम क्यों नहीं याद करते? उनके बारे में एक आर्टिकल है, उसको देखेंगे। बिहाइंड द विनीर ऑफ सोलिमिनिटी, इस आर्टिकल को चेक करेंगे। सेंट्रल एजेंसीज को किस प्रकार से पॉलिटिकल एंड्स के लिए यूटिलाइज किया जा रहा है, इसको देखेंगे। पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्ट के रिस्पेक्ट में जो नियम कानून लाए गए हैं, इस रिस्पेक्ट में एक आर्टिकल, इसको बात करेंगे। तो कुल मिला के 4 मेन आर्टिकल्स हैं जिनके बारे में यहाँ पे बात की जाएगी एडिटोरियल में। चलिए बिना समय वेस्ट किए पहला आर्टिकल। आगे बढ़ने से पहले वीडियो पे लाइक का बटन, दोस्तों चैनल को अब तक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, आपसे जोड़ने की कोशिश करता हूँ। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे आपको लेक्चर की PDF और नोटिफिकेशन दोनों मिल जाएगी। ज़्यादा से ज़्यादा लोग लेक्चर को शेयर करें, इस लेक्चर की रिकमेंडेशन को यूट्यूब के एल्गोरिदम में बढ़ाने के लिए। GS पेपर 3 लिंक्स टू टेररिज्म। तमिलनाडु ब्लास्ट एक्यूज्ड प्लांट सुसाइड अटैक सेज NIS। तो भैया तमिलनाडु के अंदर बहुत सारी जगहों पे साइमल्टेनियसली सर्च कंडक्ट की है NIA ने, और एक जगह पे केरला में भी की है। ये स्पेशल टीम्स यहाँ पे NIA की डिप्लॉय की गई, और NIA ने जो सर्चेस की हैं वो लोकल पुलिस के बैकअप के साथ करी हैं। ये सर्चेस उन लोगों के यहाँ करी गई हैं जिनको IS एक्टिविस्ट यानी इस्लामिक स्टेट का एक्टिविस्ट या सिंपथाइजर बताया जाता है। और बेसिकली ये जो सर्चेस हैं ये पर्टेन करती हैं उस बॉम्ब ब्लास्ट को जो कि कोयम्बटूर में हुआ था। कोयम्बटूर में कोटाई ईश्वरम जो टेम्पल है उसके सामने ये बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था 23 अक्टूबर को, दिवाली से एक दिन पहले। इन सर्चेस में बहुत सारे डिजिटल डिवाइसेस, इनक्रिमिनेटिंग डॉक्यूमेंट्स मिले हैं सस्पेक्ट्स के घर से। ये जो मुस्तफा करके इंडिविजुअल था जो कि कहीं ना कहीं एसोसिएटेड नजर आ रहा है इस ब्लास्ट से, ये रिलेटिव है रियाज अबू बकर का। रियाज अबू बकर को 2019 में अरेस्ट किया गया था इस प्रीमाइस पे कि इसके लिंक है इस्लामिक स्टेट के साथ। फिर मुस्तफा ओवरऑल इस पर्टिकुलर कोयम्बटूर ब्लास्ट को किस प्रकार से श्रीलंकन ब्लास्ट से जोड़ रहा है, मतलब एक होलिस्टिक यहाँ पे आप कह लो इन्वेस्टिगेशन चल रही है NIA के द्वारा। प्रिलिमिनरी रिपोर्ट्स हैं यहाँ पे, डिटेल में इन्वेस्टिगेशन में क्या है ये ऑब्वियस सी बात है पब्लिक डोमेन में अभी अवेलेबल है नहीं। जमीशा मुबीन नाम का जो इंडिविजुअल था जो कि कोयम्बटूर बॉम्ब ब्लास्ट केस में मर गया, इसका प्लान ये था कि किसी एक पर्टिकुलर रिलीजियस फेथ के सिंबल्स को टारगेट करना। मोस्ट प्रॉब्ली रिलीजियस फेथ हिंदू है, जो कि एक टेम्पल के सामने यहाँ पे अटैक हुआ है। बेसिकली जमीशा मुबीन नाम के इंडिविजुअल ने इस्लामिक स्टेट की ओथ ली थी और सुसाइड अटैक्स का यहाँ पे बीड़ा उठाया था। अब इस ओवरऑल, अब देखिए जब ये ब्लास्ट हुआ तो जमीशा मुबीन नाम का आदमी तो यहाँ पे मर गया, इसके साथ साथ 6 और एक्यूज्ड पर्संस को यहाँ पे गिरफ्तार किया गया। वो तो मर के चला गया, ओके। इन 6 एक्यूज्ड पर्संस के ऊपर क्या इल्जाम लगाया गया है कि अलग अलग केमिकल्स को खरीद के ओवरऑल इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोजिव डिवाइस को बनाना और उसके बाद उसको व्हीकल में फिट करना। तो जमीशा मुबीन जिस व्हीकल को चला के ले जाके फोड़ेगा बम, उसके लिए पहले इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोजिव डिवाइस बनाने की पूरी प्रक्रिया में जो जो लोग इन्वॉल्व थे उनके अगेंस्ट सर्च, अरेस्ट, सीजर सब यहाँ पे कर रही है NIA,
ओके भाई, कोयम्बटूर आप कह लो, लगभग 2 डेकेड्स पहले कोयम्बटूर में कुछ एक्सप्लोजन्स हुए थे, 58 जाने गई थी। अब यहाँ पे एक और बम फूटा दिवाली से एक दिन पहले, लेकिन केवल एक इंडिविजुअल की जान गई जो यहाँ पे अटैक प्लान कर रहा है। मतलब हम लकी मान सकते हैं कि एक मेजर टेरर अटैक यहाँ पे अवर्ट हो गया। ठीक है भाई, 27 अक्टूबर को ये जो इन्वेस्टिगेशन है वो एनआईए को हैंड ओवर कर दी गई। ओके, जो काउंटर टेररिज्म एंड काउंटर रेडिकलाइजेशन डिवीजन है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का, इसने एक ऑर्डर इशू किया और उसके बेसिस पे एनआईए ने यहाँ पे प्रोब इशू की। और तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर एम.के. स्टालिन साहब ने भी बोला कि ठीक है भाई, राज्य की पुलिस एनआईए को कैश हैंड ओवर करती है। और ओवरऑल इस इन्वेस्टिगेशन में एनआईए यहाँ पे कुछ प्रिलिमिनरी फाइंडिंग्स कर रहा है कि किस प्रकार से कोयम्बटूर ब्लास्ट, श्रीलंकन ब्लास्ट गिरे हुए हैं, किस प्रकार से आईएस के जो एसोसिएट्स हैं वो इंडिया में एक्टिव हैं, इस्लामिक स्टेट के, इन सब चीज़ों के बारे में बातचीत हो रही है। नेक्स्ट इज ह्यूमन राइट्स डिफेंडर शुड कंफर्म टू द लॉ ऑफ लैंड, से सॉलिसिटर जनरल। देखिए क्या है, इस समय पे यूनिवर्सल पीरियोडिक रिव्यू चल रहा है इंडिया का एचआरसी में, यानी कि ह्यूमन राइट्स काउंसिल जिनेवा। जिनेवा स्विट्जरलैंड का एक शहर है। तो ये चौथी साइकिल चल रही है उसकी। अब यहाँ पे दुनिया भर की कंट्रीज इंडिया को लेक्चर देती नजर आएंगी कि भाई ह्यूमन राइट्स की फील्ड में आप ये गड़बड़ कर रहे हो, ये गड़बड़ कर रहे हो, उसे सुधारो, उसे सुधारो। तो इंडिया ने यहाँ पे पलट के जवाब दिया कि भाई हम अप्रिशिएट करते हैं द रोल ऑफ ह्यूमन राइट्स डिफेंडर्स, जर्नलिस्ट एंड एक्टिविस्ट। ये एक डेमोक्रेटिक सेटअप में, एक डेमोक्रेटिक सिस्टम में इन लोगों को अधिकार है कि हाँ भाई ये ह्यूमन राइट्स के लिए लड़ सकते हैं, जर्नलिस्ट प्रॉपर तरीके से मीडिया रिपोर्टिंग कर सकते हैं। बट एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम ये ग्रुप्स और इंडिविजुअल्स को इन कन्फॉर्मिटी रहना चाहिए विद द लॉ ऑफ द लैंड। ये बोला सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता साहब ने ह्यूमन राइट्स काउंसिल जेनेवा में। ओके, तो ह्यूमन राइट्स काउंसिल जेनेवा जो हो, वहां पे इंडिया को इस बात को लेकर क्वेश्चन किया जा रहा है कि इंडिया ओवरऑल एफसीआरए के चलते एनजीओ के पास फाइनेंसिंग नहीं पहुंचा रहा। इंडिया की सरकार एंटी माइनॉरिटी डिसीजंस ले रही है। इंडिया की सरकार जो जर्नलिस्ट हैं, जो एक्टिविस्ट हैं, जो ह्यूमन राइट्स डिफेंडर्स हैं, उनकी आवाज़ को दबा रही है, उनके खिलाफ अरेस्ट कर रही है, उनके खिलाफ यूएपीए के कानून ठोक रही है। तो इस रिस्पेक्ट में अलग अलग कंट्रीज ने क्या कहा वो तो हम देखेंगे ही। एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम इंडिया के बिहार पे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता जो कि इस मीटिंग को अटेंड कर रहे हैं, इन्होंने ये बोला है कि भाई हम ह्यूमन राइट्स डिफेंडर्स, जर्नलिस्ट और एक्टिविस्ट के रोल को अप्रिशिएट करते हैं, बट एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम उनको नियम कानून के हिसाब से चलना पड़ेगा। वो अपने मन मुताबिक कुछ भी कर रहे हैं, ये भारत सरकार टॉलरेट नहीं करेगी। अब ओवरऑल अगर आप देखो तो ग्रीस, इस पर्टिकुलर यूनिवर्सल पीरियोडिक रिव्यू में ग्रीस, नीदरलैंड्स और वेटिकन सिटी, इन 3 कंट्रीज ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को बोला कि आप इंश्योर करिए फ्रीडम ऑफ रिलीजन और ह्यूमन राइट्स डिफेंडर्स और रिलीजियस माइनॉरिटीज के अगेंस्ट जो डिस्क्रिमिनेशन होता है उसको खत्म करिए। एक तो ये बात बोली गई। फिर इस बात के रिस्पॉन्स में इंडिया ने क्या बोला, तो तुषार मेहता साहब ने बोला कि एक्शंस वर टेकन अगेंस्ट सम ऑर्गेनाइजेशंस ड्यू टू देयर इलीगल प्रैक्टिसेस इंक्लूडिंग मैलिफाइड रीरोटिंग ऑफ मनी एंड विलफुल एंड कंटिन्यूइंग वॉल्यूशन ऑफ एक्सटेंड लीगल प्रोविजंस, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट रूल्स एंड टैक्स लॉ ऑफ इंडिया। भाई देखिए क्या है, इंडिया में बहुत सारे एनजीओज ऐसे हैं जो बड़ी क्वांटम में पैसा फॉरेन सोर्सेज से उठाते हैं और फिर इस पैसे को वो एंटी नेशनल एक्टिविटीज में लगाएंगे। आप बोलोगे किस प्रकार की एंटी नेशनल एक्टिविटीज? तो इंडिया के अंदर मान लो कोई एक मेजर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट करना है माइनिंग से रिलेटेड, जिसमें एनवायरमेंट को नुकसान है, तो ये जो फॉरेन आप कह लो फंडेड एनजीओज हैं वो बड़े स्केल पे एजिटेशन शुरू करवा देंगे लोकली, ताकि ये इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट ब्लॉक हो जाए। इंडिया का ये कहना और कुछ हद तक ये बात सही भी है, और पास्ट में कांग्रेस की सरकार के समय पे भी ऐसा बोला गया है कि जो फॉरेन बेस्ड इंटरेस्ट हैं वो इंडिया के अंदर कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर एसेट्स को शुरू नहीं करवाना चाहते फॉर व्हाटसोएवर रीजंस। वो प्रोजेक्ट किसी और कंट्री में चला जाए या इंडिया इकोनॉमिकली डेवलप ना करे। इसकी वजह से कई बार बाहर के फॉरेन वेस्टेड इंटरेस्ट इंडिया के अंदर अपने इन्फ्लुएंस को एक्सरसाइज करके इंडिया की इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इंडिया के इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को स्टॉल करते हैं। तो इस कंटेक्स्ट में बाहर से जो पैसा आ रहा है इंडिया के अंदर एनजीओज के पास, कहीं ना कहीं उसका एक प्रॉपर मीनिंग और पर्पस होना चाहिए। इसलिए इंडिया ने एफसीआरए के नॉर्म्स को काफी स्ट्रांग कर दिया। अब इस बात को लेकर भी इंडिया को काफी क्रिटिसाइज किया गया। फ्रीडम ऑफ रिलीजन को लेकर ग्रीस ने बहुत स्ट्रांग वर्डेडली इंडिया से बोला है कि प्लीज इंश्योर फुल इंप्लीमेंटेशन ऑफ फ्रीडम ऑफ रिलीजन। फिर जर्मनी ने देखिए क्या बोला, जर्मनी ने बोला कि वी आर कंसर्न अबाउट द राइट्स ऑफ मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स स्पेशली रिलीजियस माइनॉरिटीज एज वेल एज वुमेन्स एंड गर्ल्स। फिर जर्मनी ने यह भी बोला है कि भाई फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट अनड्यूली रिस्ट्रिक्ट नहीं करना चाहिए फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन को इंडिया के अंदर। फिर जर्मनी ने बोला कि इंडिया के अंदर नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन को स्ट्रांग करने की जरूरत है, दलित के अगेंस्ट जो डिस्क्रिमिनेशन होता है उसको बंद करने की जरूरत है।
आयरलैंड में भी बोला कि जो एफसीआरए को आपने रिपील किया है ये गलत है, इसको ट्रांसपेरेंट, एफसीआरए को मतलब जो अमेंड किया है ये गलत है, इसको ट्रांसपेरेंट मैनर में आपको इंप्लीमेंट करना चाहिए। फिर जो एंटी कन्वर्जन लॉ भारत के स्टेट्स द्वारा लाए गए हैं इनको यहाँ पे रिपील करना चाहिए, सो दैट दे आर इन कॉम्प्लायंस एंड सिंक्रोनाइजेशन विद इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स लॉस, ये आयरलैंड ने बोला है। फिर जो साउथ कोरिया का रिप्रेजेंटेटिव है किसने भी फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट के प्रोविजंस को यहाँ पे इन्वोक किया। इटली ने बोला है इंडिया को कि आप अपने सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस को प्रॉपर तरीके से काम करने दें, इनके पास फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन और फ्रीडम ऑफ रिलीजन होना चाहिए, जो लोग भी माइनॉरिटीज के अगेंस्ट एक्शन ले रहे हैं उनको आप रोकें, ये इटली बोल रही है भारत सरकार को। फिर लिथुआनिया ने भी बोला है इंडिया को कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन और सिविल सोसाइटी को प्लीज मेंटेन करिए। बेल्जियम ने भी इंडिया की सिविल लिबर्टीज को लेकर क्वेश्चन उठाया और बोला है कि फ्रीडम ऑफ रिलीजन पे जो रिस्ट्रिक्शंस लगाए गए हैं उसको रोकिए। फिर मॉरिशस ने इंडिया को प्रेज किया है और बोला है कि वसुधैव कुटुंबकम के सिद्धांत को इंडिया फॉलो करता है, वर्ड इज वन फैमिली, मतलब यहाँ पे एक्चुअली में मॉरिशस इंडिया की तारीफ करता नजर आ रहा है और बोल रहा है कि इंडिया वसुधैव कुटुंबकम के सिद्धांत में भरोसा रखता है, मतलब वर्ड इज वन फैमिली, और जो लोग भी फॉरेन से हमारे देश में अंदर आ रहे हैं वो हमारे मेहमान हैं, इस प्रकार के प्रिंसिपल के साथ इंडिया चलता है। तो यहाँ पे मॉरिशस इंडिया की तारीफ करता नजर आ रहा है। मालदीव्स ने भी इंडिया को थैंक यू बोला है कोविड-19 पैंडेमिक के सपोर्ट के लिए। मार्शल आइलैंड जो कि एक छोटी सी कंट्री है पैसिफिक में, उसने मॉर्बी ब्रिज ट्रेजेडी के लिए इंडिया को कंडोलेंसेस दिए हैं। कास्ट बेस्ड वायलेंस और वायलेंस अगेंस्ट वुमेन को कम करने की बात की गई है। मैक्सिको ने नेशनल रजिस्टर फॉर सिटीजन के इशू को उठाया है और बोला है कि इंडिया के अंदर जो रिफ्यूजीज वगैरह आ रहे हैं, जो स्टेट लेड पर्सन है, उनके लिए इंडिया को कुछ करना चाहिए। फ्रांस और मॉन्टीनीग्रो ने इंडिया को बोला है कि कन्वेंशन अगेंस्ट टॉर्चर को रेटिफाई करिए। तो अलग अलग प्रकार की कॉल्स इंडिया के पास आई है। नेपाल ने इंडिया को बोला है कि वायलेंस अगेंस्ट वुमेन को रोकिए, चाइल्ड मैरिज को एंड करिए। इजराइल ने बोला है कि वुमेन के अगेंस्ट जो वायलेंस है बंद होना चाहिए और ट्रांसजेंडर पर्सन्स के लिए एक इनेबलिंग इन्वायरमेंट होना चाहिए। रशिया ने इंडिया को बोला है कि आप उन पॉलिसीज को बनाएं जिससे पॉवर्टी इरेडिकेट हो और एक रिस्पॉन्सिबल कॉर्पोरेट बिहेवियर लेके आए। तो मतलब अलग अलग कंट्रीज अपने अपने हिसाब से यहाँ पे इंडिया को भाषण देती नजर आ रही। ऑब्वियसली बात है, ये जो यूनिवर्सल पीरियोडिक रिव्यू है ये इंडिया के ऊपर बाइंडिंग नहीं है। इंडिया ने अपने सबमिशंस दिए हैं, इंडिया ने बाकी कंट्रीज को रीअश्योर किया है कि आप चिंता मत करिए, आप सबके कंसर्न्स पे हम लोग ध्यान देंगे। एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम जिन लोगों की राइट्स की बात कर रहे हैं, ये इंडिया ने क्लियर कट बोला है कि जितनी भी कैटेगरी ऑफ सिटीजन्स हैं, चाहे वो लॉयर्स हों, ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट हों, ठीक है ना, एनजीओज हों, उनको लॉ ऑफ द लैंड के हिसाब से चलना पड़ेगा। नेक्स्ट न्यूज, जीएस पेपर 2, बायलैटरल रिलेशंस, पेमेंट स्टिल एन इशू, इंडिया एंड रशिया वर्किंग टुवर्ड्स द सॉल्यूशन। भाई देखिए, इंडिया और रशिया के बीच में जो ट्रेड हो रहा है उस ट्रेड में देखिए अभी के लिए इंडिया का इंपोर्ट ज्यादा है। इंडिया ज्यादातर रशिया से डिफेंस से रिलेटेड सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर इंपोर्ट करता है। उसके साथ साथ इंडिया रशिया से इस समय पे बड़े स्केल पे ऑयल खरीद रहा है और इसके लिए एक रूपी रूबल मैकेनिज्म को यहाँ पे इंक्लूड किया गया था। देखिए जो स्विफ्ट पेमेंट मैकेनिज्म है, स्विफ्ट क्या है, तो ये आप कह लो लार्जेस्ट और मोस्ट स्ट्रीमलाइन मेथड है इंटरनेशनल पेमेंट और सेटलमेंट का। इस समय पे दुनिया की 2000 बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन स्विफ्ट के मैकेनिज्म के अंदर आती है। तो जैसे फॉर एग्जांपल दोस्तों मैं आपको बता दूं, अगर मान लो आपको अपने अकाउंट से फॉरेन में पैसा भेजना हो, तो फॉरेन की जिस भी बैंक की ब्रांच में आपको पैसा भेजना होगा ना, उसका खुद का स्विफ्ट कोड होगा, वो स्विफ्ट कोड आपको जरूरत लगेगा। उसी प्रकार से मान लीजिए फॉरेन से आपको इंडिया के अंदर पैसा मंगाना है, तो आपकी जो बैंक ब्रांच है उसका स्विफ्ट कोड लगेगा। मतलब इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस जब आती हैं तब स्विफ्ट कोड लगता है, ठीक है भाई। अब 2000 बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस इस स्विफ्ट के मैकेनिज्म को ओन करती हैं। इस मैकेनिज्म को ओवरसी किया जाता है नेशनल बैंक ऑफ बेल्जियम के द्वारा, और दुनिया भर की बैंक जैसे कि यूएस फेडरल रिजर्व और बैंक ऑफ इंग्लैंड इसको प्रॉपर तरीके से ग्राउंड लेवल पे चलाने में मदद करती है, ठीक है भाई। अब प्रॉब्लम यह है कि रशिया को यूक्रेन वॉर के चलते स्विफ्ट सिस्टम से बाहर निकाल दिया गया, तो इससे रशिया को प्रॉब्लम आ गई। चूंकि रशिया अब स्विफ्ट सिस्टम के अंदर नहीं है, तो इंडिया के लिए रशिया को पेमेंट कर पाना मुश्किल हो रहा है, और इंडिया बड़े तादाद में रशिया के वेपन्स और तेल को इंपोर्ट कर रहा है। अगर इंपोर्ट क्वांटम की बात करो तो अक्टूबर के महीने में इंडिया ने सबसे ज्यादा तेल इंपोर्ट किया है रशिया से। इनफैक्ट सऊदी अरेबिया और इराक भी पीछे हो गए हैं। मतलब जितना तेल हमने अक्टूबर में सऊदी अरेबिया इराक से खरीदा, उससे ज्यादा हमने रशिया से खरीदा। उसके साथ साथ S-400 जो मिसाइल डिफेंस सिस्टम है वो हम रशिया से इंपोर्ट कर रहे हैं। बहुत सारे स्टेल्थ फ्रिगेट्स के इंपॉर्टेंट इंपोर्ट इक्विपमेंट्स हम रशिया से लेके आ रहे हैं। तो इन सब चीजों की हमको पेमेंट करनी पड़ेगी रशिया को। अब रूपी रूबल मैकेनिज्म साइन हुआ था, तो उसके चलते रशिया से जो कुछ भी आ रहा है उसकी पेमेंट हम रूपी में कर रहे हैं। बट एक प्रॉब्लम है,
जिस क्वांटम में हम रशिया से इंपोर्ट कर रहे हैं, रशिया हमसे उस क्वांटम में इंपोर्ट नहीं कर रहा है। तो मान लो रशिया ने हमें कुछ सप्लाईज भेजी और उसके बदले में मान लो हमने रुपये दे दिया, तो $1 बिलियन जमा हो गया यहाँ पे किसके पास, सॉरी $1 बिलियन जमा हो गया यहाँ पे रशिया के पास। तो रशिया के बैंक अकाउंट में $1 बिलियन पड़ा हुआ। अब इस रूपी को रशिया कहां इस्तेमाल करेगा? रूपी को रख के रशिया क्या करेगा? या तो रशिया इंडिया से कोई सामान इंपोर्ट करे और उसकी पेमेंट रुपीज में कर दे, लेकिन रशिया उस क्वांटम में सामान इंडिया से इंपोर्ट कर नहीं रहा। और रशिया जिन बाकी कंट्रीज से ट्रेड कर रहा है, जैसे इस समय पे ईरान हो गया, चाइना हो गया, इस प्रकार की कंट्रीज, नॉर्थ कोरिया हो गया, पाकिस्तान हो गया, इस प्रकार की कंट्रीज बड़े क्वांटम में रशिया के साथ ट्रेड कर रही हैं। तो रशिया अगर इनसे सामान मंगाता है और रूपी में पेमेंट करना चाहे तो वो पॉसिबल नहीं है। चाइना, पाकिस्तान जैसी कंट्रीज रूपी का पेमेंट एक्सेप्ट ही नहीं करेंगी, ईरान भी रूपी का पेमेंट एक्सेप्ट नहीं करेगी, क्योंकि रूपी इतनी स्ट्रांग करेंसी इस समय पे है नहीं। तो बहुत सारा इंडियन रुपया जिसमें हमने पेमेंट की थी रशियन सप्लाईज के लिए, वो रशियन बैंक्स में आइडल पड़ा हुआ है। वो या तो तब यूटिलाइज होगा जब रशिया इंडिया से कुछ इंपोर्ट करेगा, या फिर कोई दूसरी कंट्री रूपी में पेमेंट ले ले, जो कि अभी के लिए ले नहीं रही है। तो रशियन मिनिस्टर से भी ये बोल रहे हैं, रशियन सरकार भारत से ये कह रही है कि भाई अगर आप पेमेंट कर रहे हो तो यूएस डॉलर में पेमेंट करो। और इंडिया यूएस डॉलर में पेमेंट कर नहीं सकता, क्योंकि अगर इंडिया यूएस डॉलर में पेमेंट करेगा तो इंडियन एंटिटीज के ऊपर भी सैंक्शंस इनवाइट हो जाएंगे इंटरनेशनल। फिर एक और इशू है यहाँ पे, माइलस्टोन पेमेंट्स। क्या है ना कि रशिया से, देखिए माइलस्टोन पेमेंट्स क्या होती है, एक तो ये होता है कि आपने पूरा कार्गो भेज दिया और इकट्ठा 100% पेमेंट होगी। जैसे रशिया से कोई सामान आया और हमने 100 रुपये का सामान है तो पूरा 100 रुपये पे कर दिया। कभी कभी क्या होता है कि कॉन्ट्रैक्ट्स में पेमेंट के कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं, जैसे जब कॉन्ट्रैक्ट साइन होगा तो एडवांस 15%, उसके बाद जब फर्स्ट फेज की इतनी मशीनरी आ जाएगी तो इतना % और पे कर देंगे। मतलब माइलस्टोन पेमेंट में कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से टाइमलाइन सेट होती है और उस टाइमलाइन के हिसाब से पेमेंट करना होता है, ठीक है। अब वो कॉन्ट्रैक्ट में लिखा होता है किस हिसाब से पेमेंट, जैसे कि फॉर एग्जांपल अप फ्रंट क्लाइंट ने 20% दे दिए, पहले ड्राफ्ट के बाद 20% और दे दिए, प्रोजेक्ट कंप्लीशन पे 60% दे दिए। तो जब पेमेंट्स किसी एक पर्टिकुलर टाइमलाइन के हिसाब से फिक्स होती हैं तो उसको आप बोलते हो माइलस्टोन पेमेंट। अब माइलस्टोन पेमेंट के चलते ऐसा बोला जा रहा है कि रशिया ने बहुत सारी डिलीवरीज को एग्जीक्यूट कर दिया है, बट इंडिया की तरफ से पेमेंट रिलीज नहीं हुई है। और प्रॉब्लम ये निकल के आ रही है कि इंडिया पेमेंट कर रहा है इंडियन रुपीज में, रशिया इस समय पे इंडियन रुपीज में पेमेंट एक्सेप्ट कर नहीं रहा है, क्योंकि रशिया बोल रहा है कि हम इतने इंडियन रुपीज का करेंगे क्या, तो हमें यूएस डॉलर में दो, और इंडिया यूएस डॉलर में कर नहीं सकता। तो इसी इशू को रिजॉल्व करने के लिए एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर जयशंकर साहब ने अपने रशियन काउंटर पार्ट सर्जेई लेवरोव के साथ यहाँ पे मीटिंग की है और एक सॉल्यूशन को ढूंढने की यहाँ पे कोशिश की जा रही है। अब लेट्स सी वो सॉल्यूशन क्या निकल के आता है, क्या नहीं निकल के आता है। ट्रेड इम्बैलेंस के चलते या तो इंडिया बड़े तादाद में एक्सपोर्ट करे रशिया को, वो यहाँ पे नहीं हो पा रहा है। इससे हमारी वल्नरेबिलिटी दिखती है। अगर हमारी सप्लाई चेन शॉर्ट होती, अगर हमारा आप कह लो डोमेस्टिक इकोसिस्टम ट्रेड का चाइना जितना स्ट्रांग होता, तो हम इनफ अमाउंट में एक्सपोर्ट करते तो हमें यूएस डॉलर की यहाँ पे जरूरत ही नहीं पड़ती। पर चूंकि हमारा एक्सपोर्ट टू रशिया इनफ अमाउंट में नहीं है, इसलिए हम कहीं ना कहीं यहाँ पे कॉम्प्रोमाइज्ड या फिर कह लो वल्नरेबल नजर आ रहे हैं। नेक्स्ट, जीएस पेपर 3 क्लाइमेट फाइनेंस COP 27, इंडिया इंसिस्ट ऑन हायर ग्लोबल क्लाइमेट फाइनेंस टारगेट बाय 2024। तो भाई ऑन गोइंग यूएन क्लाइमेट समिट COP 27 में इंडिया ने क्या बोला है कि भाई डेवलपिंग कंट्रीज को सब्सटेंसिव इनहेंसमेंट चाहिए क्लाइमेट फाइनेंस में। 2009 में जो प्रॉमिस किया गया था $100 बिलियन पर ईयर, कोपेनहेगन डेनमार्क COP 15 हुआ 2009 में। डेवलप्ड कंट्रीज ने प्रॉमिस किया कि हम सालाना 2020 तक $100 बिलियन देंगे डेवलपिंग कंट्रीज को, लेकिन एक्चुअली में पैसा आया नहीं। रिच कंट्रीज ने, डेवलप्ड कंट्रीज ने प्रॉमिस तो कर दिया, बट सालाना 2020 तक जो $100 बिलियन आना था वो आया नहीं। तो अब भारत सरकार ये बोल रही है कि भाई ये जो डेवलप्ड कंट्रीज है ना, $100 बिलियन तो फ्लोर प्राइस है, इससे ज्यादा हर साल के बेसिस पे अगर डेवलप्ड कंट्रीज डेवलपिंग कंट्रीज को क्लाइमेट फाइनेंस प्रोवाइड करेंगी, तब जाके हम कुछ कर पाएंगे, तब हम लोग ये क्लाइमेट गोल्स को मीट कर पाएंगे। और सिंपल लॉजिक है सारी डेवलपिंग कंट्रीज का, डेवलप्ड कंट्रीज को पैसा देने के बोलने के लिए कि भाई आपने पास्ट में ग्लोबल एमिशंस को बड़े क्वांटम में किया है, तो अब आपको यहाँ पे कंपनसेट करना पड़ेगा। लेकिन डेवलप्ड कंट्रीज कंपनसेट करने के मूड में ज्यादा नजर आ नहीं रही। जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं इंडिया जैसी, वो रिच कंट्रीज को पुश कर रही हैं टू एग्री टू अ न्यू ग्लोबल क्लाइमेट फाइनेंस टारगेट, जिसको आप बोलते हो न्यू कलेक्टिव क्वांटिफाइड गोल ऑन क्लाइमेट फाइनेंस। और अगर ये गोल को अडॉप्ट कर लेती हैं डेवलप्ड कंट्रीज, तो इनको ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स देने पड़ेंगे डेवलपिंग कंट्रीज को। और पैंडेमिक के बाद
डेवलप्ड कंट्रीज के हालात भी कुछ बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं है। आप इटली जैसी कंट्रीज से एक्सपेक्ट नहीं कर सकते जिनके खुद के फाइनेंसेस हिले हुए हैं कि वो इंडिया और चाइना जैसी कंट्रीज को क्लाइमेट फाइनेंस के लिए पैसा दें। ये जो COP27 पे NCQG को लेके, यानी कि न्यू कलेक्टिव क्वांटिफाइड गोल ऑन क्लाइमेट फाइनेंस को लेके जो डिस्कशंस हो रहे थे, उसमें इंडिया ने बोला कि भाई NDC टारगेट्स को मीट करने के लिए फाइनेंशियल, टेक्नोलॉजिकल, कैपेसिटी बिल्डिंग सपोर्ट की जरूरत पड़ेगी। $100 बिलियन पर ईयर तो फ्लोर प्राइसिंग है, उससे ज़्यादा की पैसों की ज़रूरत है। 2009 में डेवलप्ड कंट्रीज़ ने सालाना $100 बिलियन प्रॉमिस किए थे, बट इसका बहुत ही कम क्वांटम आया है। अगर आप देखो तो क्लाइमेट फाइनेंस डेवलप्ड कंट्रीज से टू डेवलपिंग कंट्रीज 2015 में आया $44.6 बिलियन। फिर अगर आप देखो तो $80.4 बिलियन आया 2019 में, 2020 में आया $83.3 बिलियन। ये सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट के फिगर हैं। लेकिन मैं आपको एक और बात बता देता हूं जिसको यहाँ पे पॉइंट आउट नहीं किया गया। जो $100 बिलियन देने की बात की गई थी ना, ये ज्यादातर ग्रांट्स के फॉर्म में बात की गई थी, लेकिन एक्चुअली में डेवलप्ड कंट्रीज जो डेवलपिंग कंट्रीज को दे रही है ना, वो लोन के फॉर्म में दे रही है। ग्रांट और लोन में बड़ा फर्क होता है। ग्रांट में जो पैसा आता है उसको वापस नहीं करना पड़ता है, और लोन में जो पैसा आता है उसको वापस करना पड़ता है विद इंटरेस्ट। तो अगर जर्मनी इंडिया को $100 मिलियन दे रहा है एज अ लोन, तो उसका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि लॉन्ग टर्म में वो $100 मिलियन विद इंटरेस्ट इंडिया को जर्मनी को वापस करना पड़ेगा। लेकिन अगर जर्मनी इंडिया को देता है $50 मिलियन एज अ ग्रांट, मतलब वो पैसा इंडिया के पास आ गया, इंडिया को वापस नहीं करना है। तो ये जो क्लाइमेट फाइनेंस आ रहा है ना डेवलप्ड कंट्रीज की तरफ से डेवलपिंग कंट्रीज के पास, वो लोन्स के फॉर्म में आ रहा है, जबकि एक्चुअली में ये सोचा गया था कि बड़ा क्वांटम ग्रांट के फॉर्म में आए। और खास बात ये है कि डेवलप्ड कंट्री की सरकारें पैसा नहीं दे रही हैं, डेवलप्ड कंट्रीज के अंदर जो कॉर्पोरेट एंट्रीज है, जो प्राइवेट कंपनीज है, वो यहां पैसा दे रही है उधार पे। फिर यहाँ पे जो स्टैंडिंग कमेटी ऑन फाइनेंस है COP27 में, उसने ये एस्टिमेट किया है कि 2030 तक 6 से 11 ट्रिलियन डॉलर्स इन डेवलप्ड कंट्रीज को, डेवलपिंग कंट्रीज को देने पड़ेंगे, अगर डेवलपिंग कंट्रीज को अपने नेशनली डिटरमिन्ड कंट्रीब्यूशन पूरे करने हैं, या फिर 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड तक या 2 डिग्री सेंटीग्रेड तक टेम्परेचर राइज को रोकने के लिए जो नीड डिटर्मिनेशन रिपोर्ट के अंदर जो टारगेट्स दिए गए हैं, अगर इनको पूरा करना है तो 6 से 11 ट्रिलियन डॉलर की पैसों की मदद डेवलप्ड कंट्रीज को डेवलपिंग कंट्रीज की करनी पड़ेगी 2030 तक, विच इज हाईली अनलाइकली अ पॉसिबिलिटी। क्योंकि देखिए, साल के $100 बिलियन नहीं दे पा रही हैं ये डेवलप्ड कंट्रीज डेवलपिंग कंट्रीज को। हम ऑलरेडी 2022 में चल रहे हैं, 2030 में 8 साल बचे हुए हैं। हर साल $100 बिलियन दिया तो भी होगा $800 बिलियन, और चाहिए 6 ट्रिलियन से 11, मतलब 6000 बिलियन से 1100 बिलियन चाहिए। और हम साल के, मतलब ये डेवलप्ड कंट्रीज अभी साल के $100 बिलियन नहीं दे पा रही हैं, तो ये 6 से 11 ट्रिलियन देंगी, इस बात की पॉसिबिलिटी 0% है, ठीक है ना, या फिर कह लीजिए 0.1% है, बहुत ही कम चांसेस है। पैंडेमिक के बाद तो वैसे भी कंट्रीज के फाइनेंसेस हिले हुए हैं, तो वो इन्वायरमेंट सस्टेनेबिलिटी के लिए डेवलपिंग कंट्रीज को पैसा दें, इसके चांसेस यहाँ पे कम है। प्लस ओवरऑल इस डिस्कशन में ये भी बोला जा रहा है कि डेवलप्ड कंट्री की सरकारें पैसा दे। डेवलप्ड कंट्री ने जो क्लाइमेट फाइनेंस की जिम्मेदारी डाल दी है, वो प्राइवेट कॉर्पोरेशंस के ऊपर डाल दी है। प्राइवेट सेक्टर एक कॉम्प्लीमेंट्री रोल प्ले कर सकता है, लेकिन ये डेवलप्ड कंट्रीज अगर ये एक्सपेक्ट कर रही हैं कि इनके प्राइवेट सेक्टर की कंपनी बड़े स्केल में डेवलपिंग कंट्रीज के साथ एंगेज करके क्लाइमेट फाइनेंस के टारगेट को पूरा कर देंगी, तो वो होने वाला नहीं है। और टैक्स रेवेन्यू से डेवलप्ड कंट्रीज अपना पैसा दे नहीं रही हैं, और डेवलपिंग कंट्रीज वहीं से पैसा मांग रही हैं। तो जो डेवलपिंग कंट्रीज एक्चुअली में चाह रही हैं और जो डेवलप्ड कंट्रीज करना चाहती हैं, इसमें एक बड़ा गैप है, ठीक है भाई। फिर आते हैं अगले GS पेपर 3 क्लाइमेट चेंज। करंट अकाउंट डेफिसिट में बी लोअर एट 3% दिस फिस्कल। तो भैया करंट अकाउंट डेफिसिट कम बताया जा रहा है। अब आप बोलोगे सर करंट अकाउंट डेफिसिट क्या होता है, कैपिटल अकाउंट डेफिसिट क्या होता है, तो इस कंटेक्स्ट में रमेश सिंह में मैं ठीक ठाक आपको पढ़ा चुका हूँ। करंट अकाउंट में बेसिकली वो ट्रांजैक्शंस होते हैं जो लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट्स को बनाने में इस्तेमाल नहीं होते। जैसे कि फॉर एग्जांपल, अगर सरकार चलानी है तो सरकार को अपने एम्प्लॉयज को पैसा देना है, तो ये करंट अकाउंट का एक्सपेंडिचर हो जाएगा, ठीक है भाई। सरकार ने उधार उठा रखा है बाकी कंट्रीज से, मान लो कुछ बिलियन डॉलर्स का, उसके ऊपर इंटरेस्ट पेमेंट करनी है, तो वो खर्चा करंट अकाउंट से होगा। मतलब वो खर्चे जिससे कोई एसेट पैदा नहीं हो रहा है। जो ट्रेड वगैरह होता है ना, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, उसकी कैलकुलेशन भी करंट अकाउंट में होती है। तो करंट अकाउंट डेफिसिट का एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट कंस्टिट्यूएंट है ट्रेड डेफिसिट। ट्रेड डेफिसिट इज द मेजर पोर्शन ऑफ करंट अकाउंट डेफिसिट, ठीक है भाई।
अब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की एनालिसिस के हिसाब से इस साल मतलब 2022-23 में जो करंट अकाउंट डेफिसिट होगा, हो सकता है वो केवल 3% तक रहे। इसके कुछ वजह हैं। रेमिटेंसेस के चलते इंडिया के अंदर पैसा थोड़ा ज़्यादा आ रहा है, और चूंकि इंटरनेशनल ऑयल प्राइसेस स्टेबलाइज हो चुकी हैं, तो हमारा जो ऑयल इंपोर्ट बिल है वो थोड़ा यहाँ पे स्टेबल नजर आ रहा है। देखिए क्या है, अगर क्रूड प्राइसेस में प्रति बैरल $10 का इंक्रीज होता है, तो हमारी जो करंट अकाउंट डेफिसिट है वो 40 बेसिस पॉइंट से बढ़ जाती है, यानी 0.4% से बढ़ जाती है। ठीक है ना भाई। और अगर फ्यूल इन्फ्लेशन बढ़ता है तो भी हमारी करंट अकाउंट डेफिसिट 50 बेसिस पॉइंट यानी 0.5% से बढ़ जाती है, लेकिन जो हमारी ग्रोथ है वो 0.23% से घट जाती है। एक बेसिस पॉइंट होता है 0.01%। तो ये बड़ा अच्छा फिगर है ये। हालांकि इसका सोर्स नहीं दिया हुआ है, तो इसको आप अपने नोट्स में इनकॉर्पोरेट मत करो। इसका सोर्स अगर आप कहो तो SBI है, ठीक है ना। तो आप अगर आप इसको लिखना भी चाहते हो किसी क्वेश्चन में, तो ये लिख दो कि एज पर अ रिपोर्ट बाय SBI, every $10 per barrel increase in crude prices impacts the current account deficit to the tune of 0.4% या 40 बेसिस पॉइंट। फिर इन्फ्लेशन 0.5 बेसिस पॉइंट का फर्क मारता, मतलब 50 बेसिस पॉइंट 0.5% का फर्क डालता है, लेकिन ग्रोथ 0.23% बढ़ जाती है। मतलब करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ेगी अगर क्रूड ऑयल बढ़ता है $10 से, या फ्यूल इन्फ्लेशन बढ़ता है। ठीक है ना भाई। तो अगर क्रूड प्राइसेस $10 से बढ़ रही हैं, तो करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ रही है 0.40, मतलब 40 बेसिस पॉइंट से 0.4% से, और फ्यूल इन्फ्लेशन बढ़ रहा है 0.5% से। अब हुआ इंडिया में यह है कि रिसेंटली सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट्स में ग्रोथ देखने को मिली है। तो सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट अगर इंडिया से होंगे, तो बाहर से फॉरेन करेंसी इंडिया के अंदर आएगी। मतलब कहीं ना कहीं ट्रेड डेफिसिट में हमें थोड़ा बैलेंस देखने को मिलेगा। ट्रेड डेफिसिट क्या है, कितना एक्सपोर्ट किया कितना इंपोर्ट किया। तो अगर हमारा एक्सपोर्ट बढ़ता है, तो कहीं ना कहीं ट्रेड डेफिसिट में पॉजिटिव चीज देखने को मिलेगी। तो भाई एक्सपोर्ट बढ़ा सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट्स की वजह से। अब अगर हमारा रूपी डेप्रिशिएट करता है, तो कहीं ना कहीं हमारे एक्सपोर्ट बढ़ेंगे। उसका सिंपल लॉजिक है, क्योंकि $1 में आप ज्यादा रुपए का सामान खरीद सकते हो, तो इंडिया का सामान एक्सपोर्ट के लिए सस्ता हो जाएगा। तो अगर डॉलर के अगेंस्ट रुपया $1 से गिरता है, तो हमारे एक्सपोर्ट ऑटोमेटिकली $250 मिलियन से बढ़ जाएंगे। अब रिसेंटली ऐसा देखने को मिला है कि जो हमारा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व तेजी से गिरा था, सितंबर 2021 में हमारा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व था $642 बिलियन, जो कि पिछले हफ्ते हो गया $531 बिलियन। ये $3 बिलियन से बढ़ सकता है। क्यों? क्योंकि इंपोर्ट बिल थोड़ा स्टेबलाइज हो रहा है, ऑयल प्राइसेस थोड़े स्टेबलाइज हैं, उसके साथ साथ सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट के चलते बाहर की फॉरेन करेंसी इंडिया के अंदर आ रही है। तो जो करेंसी स्वैप ट्रांजैक्शन, उसमें हमें डॉलर का इनफ्लो देखने को मिल रहा है। करेंसी स्वैप ट्रांजैक्शंस क्या होते हैं? कई बार दोस्तों हम लोग एक डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं बाहर की कंट्रीज के साथ, जिसमें ऑब्वियस सी बात है किसी एक पर्टिकुलर प्रकार की कमोडिटी के लिए या अलग अलग कमोडिटीज के लिए लोन की सुविधा होगी, बॉन्ड्स की सुविधा होगी, करेंसी एक्सचेंज की सुविधा होगी। तो ये जो करेंसी स्वैप एग्रीमेंट साइन किए हैं, इसमें पिछले कुछ हफ्तों में देखने को मिला है कि नेट इनफ्लो हो रहा है फॉरेन करेंसी का। तो फॉरेन करेंसी अब हमारे फॉरेक्स रिजर्व से बाहर नहीं निकल रही, उसके अंदर आ रही है। पिछले कई महीनों में हमें ये देखने को मिला कि ऑयल इंपोर्ट बहुत ज़्यादा बढ़ने के चलते हमें बड़े तादाद में फॉरेन करेंसी को अपने फॉरेक्स रिजर्व से निकालना पड़ा। वो जो ट्रेंड है वो रिवर्स होता नजर आ रहा है। हो सकता है आगे आने वाले समय में $5 बिलियन का फॉरेक्स रिजर्व हमारा बढ़ता नजर। और एक बड़ी वजह यह है कि ऑयल के दाम स्टेबलाइज हुए हैं। ऑयल के दाम आर 30% ऑफ द कंट्रीज इंपोर्ट बिल। तो अगर ऑयल के दाम स्टेबलाइज होंगे, तो ऑब्वियस सी बात है हमारी जो ट्रेड डेफिसिट है वो स्टेबलाइज होगी। अगर वो स्टेबलाइज होगी, तो करंट अकाउंट डेफिसिट भी स्टेबलाइज होगी। प्लस यहाँ पे सॉफ्टवेयर सर्विसेज का एक्सपोर्ट बढ़ रहा है, तो उसके चलते थोड़ी फॉरेन करेंसी भी हमारे देश के अंदर आ रही है। और कैड हो सकता है कि इस साल 30%, मतलब 3% से ज़्यादा ना जाए। बहुत ज़्यादा जाएगा तो 3.5% जाएगा। एक और यहाँ पे आप कह लो कि फैक्ट दिया हुआ है कि जब भी एक पॉजिटिव शॉक होता है ऑयल प्राइसेस, इंटरनेशनल मार्केट में ऑयल प्राइसेस के दाम बढ़ते हैं, तो भाई हमारी करंट अकाउंट डेफिसिट एकदम से बढ़ती है। क्योंकि हम ऑयल इंपोर्ट कर रहे हैं और ऑयल महंगा हो गया, तो इंपोर्ट का बिल बढ़ रहा है। और ये जो करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ती नजर आती है, ये करंट अकाउंट बढ़ने का जो ट्रेंड है वो 8 क्वार्टर में डिसिसिपेट हो जाता है। मतलब 2 सालों में डिसिसिपेट हो जाता है। मतलब एक बार अगर ऑयल प्राइस शॉक देखने को मिला, ऑयल के दाम तेजी से देखने को मिले, तो जो हमारी करंट अकाउंट डेफिसिट एकदम से बढ़ेगी, उसको स्टेबलाइज होने में 8 क्वार्टर लग जाएंगे, 2 साल लग जाएंगे।
और वहीं पे अगर एकदम से ऑयल प्राइसेस गिर जाते हैं तो उस केस में जो हमारी जीडीपी है वो थोड़ी गिरती नजर आएगी। लेकिन ये जीडीपी के गिरने का जो ट्रेंड है वो 3 क्वार्टर में रिवर्स होना शुरू हो जाएगा और 7 क्वार्टर में गायब हो जाएगा। मतलब एकदम से अगर मान लो ऑयल के प्राइसेस गिरे, तो अगर एकदम से ऑयल के प्राइसेस अगर गिरेंगे दोस्तों, तो इकोनॉमी एकदम से बूम नहीं करेगी, कहीं ना कहीं उसका जीडीपी के ऊपर एक नेगेटिव इंपैक्ट देखने को मिलता है। लेकिन वो नेगेटिव इंपैक्ट रिवर्स होने लगता है 3 क्वार्टर के अंदर अंदर और कंप्लीटली गायब हो जाता है 7 क्वार्टर के अंदर अंदर। तो ये इकोनॉमिक फैक्ट है, वो उतना इंपॉर्टेंट है नहीं ये इकोनॉमिक फैक्ट, बट चूंकि दे रखा है तो मैंने डिस्कस कर लिया। फिर बात करते हैं केरला की फिस्कल वल्नरेबिलिटी की। देखिए भाई, केरला की फिस्कल प्रॉब्लम्स पिछले कई सालों से बढ़ गई है। ये जो सिल्वर लाइन प्रोजेक्ट, रेलवे प्रोजेक्ट केरला के अंदर चलाया जा रहा है, इसको लेके भी काफी क्वेश्चंस उठाए गए। फिर 2 फ्लड्स आए 2018-19 में केरला में, उसमें हालत खराब हो गई। कोविड-19 पैंडेमिक ने भी कहीं ना कहीं केरला की हालत खराब हुई है। तो बहुत सारी स्टेट से डिमांड की जा रही है कि भाई आपकी फिस्कल सस्टेनेबिलिटी क्या है। केरला से भी ये पूछा गया कई बार। फिर रिसेंटली रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एक स्टडी कंडक्ट की थी, आरबीआई बुलेटिन जून 2012 में छपी थी। यहाँ पे इंडियन स्टेट्स की जब फिजिकल वल्नरेबिलिटी की बात की गई और खासकर ये बात ये देख के की गई कि मई 2022 में जो श्रीलंका में डेप्ट डिफॉल्ट क्राइसिस आई थी, उस प्रकार की डिफॉल्ट क्राइसिस इंडिया के अंदर कितने राज्यों में आ सकती है, मतलब कितने राज्य के फाइनेंसेस अनसस्टेनेबल है। तो उसमें 5 अगर मोस्ट इंडेप्टेड स्टेट्स देखे जाए इंडिया के, 5 स्टेट्स जहां पे सबसे ज्यादा उधार है, तो उसमें पंजाब, राजस्थान, बिहार, वेस्ट बंगाल आता है। उसमें एक स्टेट केरला भी आता है। ठीक है ना भाई। तो केरला की फिस्कल वल्नरेबिलिटी जग जाहिर है, सबको केरला की फिस्कल वल्नरेबिलिटी के बारे में पता है। केरला का जो सोशल मॉडल है, वहां पे बहुत ज्यादा लोगों के लिए बेनिफिशियल प्रोग्राम चलाना है सरकार का टारगेट रहता है। वेलफेयर ओरिएंटेड पॉलिटिक्स है, लेकिन उसमें फिर सरकार की जेब से ठीक ठाक पैसा निकल जाता है। अगर सरकार, केरला सरकार की बात करो, तो ये अपने फिजिकल ऑब्लिगेशंस को भी एफिशिएंटली मीट नहीं कर पा रहे। 2022-23 के बजट के हिसाब से अगर पब्लिक डेब्ट इज टू ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट रेशियो की बात करो केरला की, मतलब अगर केरला का ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट 100 रुपए है, तो जो केरला का डेप्ट है, उधार है, वो 37.2 रुपए, मतलब 37.2% डेप्ट इज टू जीएसडीपी रेशियो ऑफ केरला। ये अपने आप में बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा। ये इस बात से पता चलता है कि 1981 से लेकर 1991 के डिकेड में ये नंबर केरला के लिए था 14.6%, जो कि अब पहुंच चुका है 37.2% पे। इनफैक्ट अगर आप 14th फाइनेंस कमीशन की रिकमेंडेशन के हिसाब से देखोगे, तो फिजिकल सस्टेनेबिलिटी के लिए 14th फाइनेंस कमीशन ने एक अपर लिमिट लगा रखी है कि डेब्ट टू जीएसडीपी रेशियो किसी भी पर्टिकुलर स्टेट का 25% क्रॉस नहीं होना चाहिए, जबकि केरला का ऑलरेडी 37.2% हो रखा है। तो अपने आप में केरला के फाइनेंसेस हिले हुए हैं। अब कुछ बहुत प्रिसाइज और स्पेसिफिक फिगर्स भी यहाँ पे दे रखे हैं, जो कि मैं इंटेंशनली आपके साथ डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। रीजन बीइंग कि ये नोट्स में लिखने के भी काम के नहीं है। जो केरला पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं स्पेसिफिकली, वो चाहे तो इन नॉर्म्स को लिख सकते हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि केरला पीसीएस की तैयारी करके भी इन नॉर्म्स को लिखोगे ना, तो आप एक एंटी गवर्नमेंट व्यू पॉइंट ले रहे हो, जो कि आपको किसी भी पर्टिकुलर एग्जाम में लेना नहीं, खासकर स्टेट पीसीएस के एग्जाम में तो बिल्कुल भी नहीं लेना। तो इस कॉन्टेक्स्ट में मैंने इन फिगर्स को यहाँ पे डिस्कस नहीं किया है। ठीक है भाई, आ जाते हैं फॉरगेटन इन इंडिया आफ्टर फाइटिंग फ्रॉम वन ट्रेंचेस। ये देखिए एक अच्छा आर्टिकल लगा मुझे, काफी अच्छा आर्टिकल है। प्रियांजलि मलिक जी ने लिखा है, लंदन बेस्ड कमेंटेटर। इनका क्या बोलना है? इन्होंने बोलना है कि इंडिया ने वर्ल्ड वॉर्स में जो इमेंस कंट्रीब्यूशन किया है, उसको हमने हिस्ट्री में याद नहीं रखा, उसको इंडिया के अंदर ध्यान नहीं दिया जाता है। क्या है कि भाई 11वां मंथ ऑफ 1918 का नवंबर का महीना, उसका जो 11वां दिन था, उस दिन गन साइलेंट हो गई। 1914 से लेके 1918 पहला वर्ल्ड वॉर चला था, और 11 नवंबर को शाम को ये जंग बंद हो गई थी। ब्रूटल वॉर खत्म हुआ, दुनिया भर के सोल्जर्स की यहां पे जान गई, भारतीय सोल्जर्स की जान गई इन यूरोप, इन अफ्रीका, वेस्ट एशिया, एशिया। 10 मिलियन बैटलफील्ड डेथ्स, 1 करोड़ लोगों से ज्यादा की मौत फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में, और 1.5 करोड़ से ज्यादा की मौत जो कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में मरे। अपने आप में देखो तो कहीं ना कहीं ये बहुत मोमेंटस इवेंट था, और इस इवेंट को दुनिया भर के देशों में याद किया जाता है। हर साल अगर आप देखो तो दुनिया के देशों में एनुअल बेसिस पे वर्ल्ड वॉर में जिन लोगों की जान गई उनको याद दिया जाता है। रशिया में चले जाइए, वर्ल्ड वॉर में जिन लोगों की जान गई उनको याद दिया जाता है। नाजी जर्मनी को हराने में उन सोल्जर्स के कंट्रीब्यूशन को आज भी रशियंस बहुत ऑनर के साथ याद करते हैं। जब मैं रेड स्क्वायर गया था, वहां पे जब एक रशियन से मैंने पूछा,
उसको इंग्लिश थोड़ी बहुत आती थी, तो उसने बहुत ऑनर से उन सोल्जर्स को एड्रेस किया। लेकिन जब आप इंडिया की बात करते हो तो इंडिया में हम अपने फ्रीडम मूवमेंट और नेशनलिस्टिक मूवमेंट को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। कहीं ना कहीं वर्ल्ड वॉर में जो हमारे सोल्जर्स की जाने गई ना, उनको हम उस लेवल पे इंपॉर्टेंस नहीं देते। उसकी एक वजह यह है कि जब वर्ल्ड वॉर लड़े जा रहे थे, रशिया एक इंडिपेंडेंट कंट्री थी और इंडिया गुलाम था, और हम कहीं ना कहीं पहले वर्ल्ड वॉर के समय पे गांधी जी और बाकी जो लीडर्स थे वो निगोशिएट कर रहे थे इंग्लैंड के साथ कि हाँ भाई चलो ठीक है, हमारे सोल्जर्स वर्ल्ड वॉर में जाके इंग्लैंड की तरफ से लड़ेंगे तो कल की डेट में इंग्लैंड हमें यहाँ पे कोई ना कोई, आप कह लो, इंडिपेंडेंस स्टेटस तो दे ही देगा, ऑटोनॉमस स्टेटस तो दे ही देगा। तो कहीं ना कहीं अंग्रेजों ने इंडिया को पार्टी बना लिया वर्ल्ड वॉर में। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में तो हमारे नेशनलिस्टिक लीडर्स ने इंग्लैंड के वॉर एफर्ट्स को सपोर्ट किया इस उम्मीद में कि वॉर खत्म होने के बाद इंग्लैंड हमें ऑटोनॉमी देगा। लेकिन इंग्लैंड ने क्या दिया? जलियांवाला बाग कांड। तो इंडिया को नाराजगी हुई। 1939 में जब सेकेंड जंग छिड़ी, सेकेंड वर्ल्ड वॉर छिड़ा, तो जो उस समय का वॉइसरॉय था इंडिया का, लॉर्ड लिनलिथगो, इसने वॉर डिक्लेयर कर दिया जर्मनी को और इंडिया को उसकी पार्टी बना दिया। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस के लीडर्स बहुत नाराज हो गए। जो सरकारें वगैरह बनी थी उन्होंने रिजाइन कर दिया और ये बोला कि कैसे इंडिया से डिस्कस किए बिना, इंडिया की पॉलिटिकल पार्टी से डिस्कस किए बिना इंडिया को पार्टी बना दिया गया सेकेंड वर्ल्ड वॉर में। और फर्स्ट और सेकेंड दोनों वर्ल्ड वॉर में इंडिया के सोल्जर्स बड़ी तादाद में मरे हैं देश के बाहर। अगर आप देखो तो आज की डेट में वर्ल्ड वॉर 1 और 2 में जो भी सोल्जर्स मरे हैं उनको याद करने के लिए आर्मी कैंटोनमेंट्स में या फिर कोलकाता में जो ब्रिटिश कंसुलेट है वहाँ पे कुछ फंक्शंस वगैरह मनाए जाते हैं, लेकिन बाकी जगहों पे बहुत कुछ ज़्यादा नहीं होता। इंडियन लोग इन सोल्जर्स को जिन्होंने अपनी जाने दी ज़्यादा याद नहीं करते। जबकि अब मैं बता दूं 1,61,000 से ज़्यादा लोग इंडिया के शहीद हुए हैं फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और सेकेंड वर्ल्ड वॉर में। तो इंडिया ने एक बड़ा ही इमेंस कंट्रीब्यूशन किया था इन वर्ल्ड वॉर्स में, और दुनिया भर में तो इस इमेंस कंट्रीब्यूशन को याद रखा जाता है, इंडियंस इसको ज़्यादा याद नहीं रखते। क्योंकि एक्चुअली में इंडिया के लिए जो वर्ल्ड वॉर थे ना, ये फ्यूटाइल थे। ये जो पावर्स थी, कॉलोनियल पावर्स, ये अपनी टेरिटरीज को प्रोटेक्ट करने के लिए आपस में जंग लड़ रही थी। जर्मनी अलग कॉलोनियल स्टेट था, इंग्लैंड यूएसए अलग कॉलोनियल स्टेट था। ये आपस में लड़ रहे थे अपनी टेरिटरीज को प्रोटेक्ट करने के लिए, अपने डोमिनियंस को प्रोटेक्ट करने के लिए, और इंडिया कॉलोनाइजेशन के अंदर था। इसलिए इंडिया के लिए ये जो वॉर था ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं था। इंडिया अपनी प्रॉब्लम से बहुत हड़ा हुआ था, समझ गए? इसलिए आज की डेट में हम ओवरऑल कहीं ना कहीं इस वॉर को याद नहीं रखते। बट कहीं ना कहीं दोस्तों हमें याद रखना चाहिए। रीजन बीइंग कि हमारे सोल्जर्स जो कि यूरोप, वेस्ट एशिया, नॉर्थ अमेरिका की ट्रेंचेस में लड़े, बहुत वेलर के साथ लड़े, 11 विक्टोरिया क्रॉसेस के मेडल्स मिले, 74,000 लोग कभी इंडिया लौट के वापस ही नहीं आए। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में 25 लाख की आर्मी उठाई, 87,000 इंडियन सोल्जर्स जो कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में लड़ रहे थे, वो आज की डेट में दुनिया भर की सेमेट्रीज में मतलब उनको श्रद्धांजलि दे दी गई है, वापस लौट के नहीं आए वो इंडिया के अंदर। तो बड़े तादाद में इंडिया के लोग मरे बाहर के देशों में। तो जब बड़े तादाद में इंडिया के लोग मरे हैं बाहर के देशों में, तो जिस प्रकार से बाहर के देश इन सोल्जर्स के सैक्रिफाइसेस को रिकॉग्नाइज करती है, हमें भी करना चाहिए। जैसे ब्रिटेन के अंदर अगर आप देखो तो कॉमनवेल्थ मेमोरियल गेट्स करके एक परेड वहां पे कराई जाती है जो बकिंगम पैलेस तक जाती है। इस पर्टिकुलर परेड में जो कॉमनवेल्थ सोल्जर्स थे, मतलब इस पर्टिकुलर फर्स्ट सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जो मरे हुए सोल्जर्स थे, इनको याद किया जाता है। तो इंडिया को भी इन सोल्जर्स को याद करना चाहिए, क्योंकि ये समझ लेना कि वो इंडियन सोल्जर्स जो कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में मरे, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में मरे लड़के, उन्होंने कुछ नहीं किया, ये गलत है। कहीं ना कहीं ये जो इंडियन सोल्जर्स फर्स्ट वॉर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जाके मरे हैं ना, और इन वर्ल्ड वॉर्स का जो आउटकम निकला है ना, उसी के चलते दुनिया आज की डेट में ऐसी है। उसी के चलते कहीं ना कहीं इंडिया को यहाँ पे फ्रीडम मिली है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर का जो आउटकम था ना, उस आउटकम के चलते कहीं ना कहीं वो पद पाठी तैयार हुई जिससे इंडिया अपनी इंडिपेंडेंस की तरफ बढ़ा। तो ये बोल देना कि केवल वो लोग जिन्होंने डायरेक्टली इंडिया की इंडिपेंडेंस के लिए लड़ाई की, उन्होंने ही सैक्रिफाइस दिया है, उन्होंने ही बलिदान दिया है, ये गलत होगा। वो इंडियन सोल्जर्स जो कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में अपनी जान दे के आए थे, उन्होंने भी देश के लिए बलिदान दिया है। उन्हें याद रखना भी आज की डेट में हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हम उनको भूल नहीं सकते। ये बात यहाँ पे बताई गई है। और कहीं ना कहीं देखा जाए तो वर्ल्ड वॉर में बहुत से फैसेट्स थे, जो फैसेट्स आपस में एक दूसरे के साथ कंट्राडिक्टिंग भी हो सकते हैं। जैसे कि भारतीय सोल्जर्स अगर आप देखो तो पहले इंग्लैंड और आप कह लो यूएस के साइड से जो लड़ रहे थे, फ्रांस की तरफ से जो लड़ रहे थे, बाद में जब वो प्रिजनर्स ऑफ वॉर बन गए तो जापान की तरफ से नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने उनको इनरोल करके लड़ाई में लगाया ताकि इंडिया को इंग्लैंड से लिबरेट कराया जा सके।
कि जो जापानीज फोर्सेस थी ना, उसके साथ ही आज़ाद हिंद फौज पहुंच गई थी कोहिमा और इम्फाल तक। ये मार्च और जुलाई 1944 की बात है। ब्रूटल बैटल्स लड़े गए थे यहाँ पे। नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी का ये टारगेट था कि इन बैटल्स के थ्रू इंडिया को इंग्लैंड से लिबरेट करा देंगे, लेकिन बहुत सारे लोगों को यह डर था कि अगर ये जापानीज फोर्सेस जीत गई तो इंग्लैंड हट जाएगा और फिर जापान इंडिया के ऊपर राज करने लगेगा। क्योंकि जापान भी अपने आप में एक बहुत ही ब्रूटल कॉलोनियल कंट्री था। तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर, फर्स्ट वॉर में किसने सही किया, किसने गलत किया, सोल्जर्स किस इंटेंशन के साथ लड़ रहे थे, क्या उनके अंदर नेशनलिज्म था नहीं था, इन सब चीज़ों पे ध्यान देने की बजाय हमें ध्यान इस बात पे देना चाहिए कि हाँ भाई, कहीं ना कहीं इन फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, इन सेकेंड वर्ल्ड वॉर से जो भी आउटकम आया है, उस आउटकम के चलते ही हमारा देश आज़ाद हुआ। उस आउटकम के चलते ही हमारे देश के सोल्जर्स को ये रियलाइज हुआ कि वो दुनिया की बाकी किसी कंट्री के सोल्जर्स या कल्चर से कम नहीं है। तो हमारे वो सोल्जर्स जो फर्स्ट वर्ल्ड और सेकेंड वर्ल्ड वॉर में शहीद हुए हैं, हमें उन्हें याद करना चाहिए। नेक्स्ट, बिहाइंड द वेनियर ऑफ सोलेमिनिटी, फेयरवेल स्पीचेस ऑफ जजेस अम्यूजिंग, सोबर और इफेक्टिव। देखिए क्या है, इंडिया में सुप्रीम कोर्ट के जजेस रिटायर हो जाते हैं 65 साल की एज पे, हाई कोर्ट के जजेस रिटायर हो जाते हैं 62 साल की एज पे, जबकि बड़े ही आराम से उनकी रिटायरमेंट एज को 70 साल किया जा सकता है। इनफैक्ट अगर आप यूएस की बात करो तो यूएस में एक जज थे 103 साल के, फेडरल जज वेस्ली अर्नेस्ट ब्राउन। ऐसा बताया जाता है कि जब वो ट्रायल के समय पे कोर्ट में बैठा करते थे ना, तो उनकी नोज के नीचे एक ट्यूब लगी होती थी जो उनको ऑक्सीजन फीड करती थी। ओके, तो अपने आप में बेसिकली इस आर्टिकल में ये बताया जा रहा है कि यार हमारे जो सुप्रीम कोर्ट के और हाई कोर्ट के जजेस की जो रिटायरमेंट एज है ना, वो बहुत ज़्यादा जल्दी है, उसको आराम से 70 साल तक किया जा सकता है। फिर यहाँ पे ये भी बताया जा रहा है कि ओवरऑल जब एक जज रिटायर करता है, तब कहीं ना कहीं वो जज एज एन इंडिविजुअल, एज अ पर्सन कैसा है, उसकी रिटायरमेंट स्पीच से पता चलता है। ओके, फॉर एग्जाम्पल अगर आप देखो तो जैसे चीफ जस्टिस आर एम लोधा साहब थे। चीफ जस्टिस आर एम लोधा साहब ने बोला जब वो रिटायर हुए कि भाई देखो, मेरे लिए कोई सेकंड इनिंग्स नहीं है, मैं अपनी फ्रीडम चाहता हूँ। क्या होता है कि एक जज अपनी जिंदगी में बहुत मेहनत करता है। कुछ लोग सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट तक पहुंचते हैं तो उनको आप सक्सेसफुल जजेस बोलोगे, कुछ लोग नहीं पहुंच पाते इतने ऊपर तक। अब जैसे चीफ जस्टिस आर एम लोधा साहब जब ये रिटायर हुए तो उन्होंने बोला कि अब मैं अपने जुडिशियल कैरियर से पूरी तरीके से छुट्टी ले रहा हूँ, अब मैं अपनी फ्रीडम को एंजॉय करूंगा, मैं अब किसी दूसरे असाइनमेंट में इन्वॉल्व नहीं होगा। ठीक है, फिर बहुत सारे अलग ये बोला आर एम लोधा साहब ने अपनी रिटायरमेंट स्पीच पे। फिर उसके बाद अगर आप देखोगे तो चीफ जस्टिस एमसी महाजन साहब ने बोला था अपने फेयरवेल डिनर पे कि मैं एक एजिटेटर का रोल करूंगा, क्योंकि हमारे देश में एजिटेशन बहुत सक्सेसफुल है। फिर इसके बाद अगर आप देखो तो जब भी एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया या सुप्रीम कोर्ट का जज रिटायर होता है तो सुप्रीम कोर्ट का जज ऑफिस में अपने आखिरी दिन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के साथ सेरेमोनियल बेंच पे जाता है। उस पर्टिकुलर जज को बार एसोसिएशन के मेंबर्स की तरफ से ग्रेटिट्यूड और अकोलेड मिलता है। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन शाम को उसके लिए फेयरवेल फंक्शन और डिनर ऑर्गेनाइज करता है, और इन फेयरवेल फंक्शन में जो स्पीचेस होती हैं वो उस पर्टिकुलर जज के पर्सनल कैरेक्टर के बारे में बताती हैं। जैसे कि चीफ जस्टिस एस आर दाफ साहब ने 1959 में जस्टिस ए के सरकार के लिए बोला कि सरकार साहब तो बैचलर रहे हैं, ओवरऑल अब तक इन्होंने शादी की कि नहीं, अब करेंगे कि नहीं। मतलब देखिए, इस पर्टिकुलर आर्टिकल में ना कुछ भी बहुत नॉलेजफुल नहीं है। यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के जजेस की एज के रिस्पेक्ट में बात की जा रही है। ये बताया जा रहा है कि जब सुप्रीम कोर्ट के जजेस रिटायर होते हैं तो जिस प्रकार की वो स्पीचेस देते हैं, वो मतलब क्या ऑनर उनको दिया जाता है, जो उनकी स्पीचेस होती है वो उनके पर्सनल कैरेक्टर को बताती हैं, उनके जॉली नेचर को बताती हैं, वगैरह वगैरह। जैसे चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा साहब ने अपने रिटायरमेंट में क्या बोला, चीफ जस्टिस एन वी रमन्ना साहब, रंजन गोगोई साहब, जस्टिस आर भानुमति साहब ने ओवरऑल अपने रिटायरमेंट के समय पे क्या बोला, ये सब यहाँ पे बताया गया। अभी रिसेंटली ही फेयरवेल ऑर्गेनाइज किया गया था चीफ जस्टिस यू ललित साहब के लिए, और वहाँ पे जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ ने भाषण दिया, जस्टिस यू ललित साहब ने भाषण दिया। तो इसी कंटेक्स्ट में आर्टिकल यहाँ पे रखा गया, क्योंकि अभी एक चीफ जस्टिस रिटायर हो रहे हैं तो उनका भाषण आ रहा है, तो इस रिस्पेक्ट में एक इमोशनल तरीके से दिखाया गया है कि जब सुप्रीम कोर्ट का जज या चीफ जस्टिस रिटायर होता है तो क्या क्या चीज़ें होती हैं, किस प्रकार से भाषण दिए जाते हैं, वगैरह वगैरह। अब अगला, अनलॉन्डर्ड ट्रूथ, सेंट्रल एजेंसी शुड रिफ्लेक्ट अबाउट द वे दे आर यूज फॉर पॉलिटिकल एंड्स। देखिए अभी क्या हुआ कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने संजय राउत को अरेस्ट किया था। ये शिवसेना उद्धव ठाकरे के फैक्शन को बिलोंग करते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, और इनको अरेस्ट किया गया अंडर द प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट। अब जब प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के अंदर इनको अरेस्ट किया गया तो संजय राउत साहब ने बेल के लिए अप्लाई किया। बेल के लिए जब केस पहुंचा जज साहब के सामने, यहाँ पे स्पेशल जज थे एमजी देश पांडे, तो एमजी देश पांडे जज साहब ने ईडी को फटकार लगा दी। एक लेंदी ऑर्डर ने एमजी देश पांडे साहब ने ये बोला
कि जिस प्रेमाइस पे यहाँ पे संजय राउत को अरेस्ट किया गया है वो प्रेमाइस एकदम बेकार है। जिस क्रिमिनल केस में संजय राउत को यहाँ पे अरेस्ट किया गया, वहां पे जो चीटिंग हुई है ना, वो चीटिंग जिस सेट ऑफ लोगों ने की है वो सेट ऑफ लोग अलग हैं। उनको नहीं अरेस्ट किया गया, लेकिन संजय राउत को अरेस्ट कर लिया गया। यहां पे स्पेशल जज ने संजय राउत साहब और उनके एसोसिएट प्रवीण रावत को छोड़ दिया, इनको यहां पे बेल दे दी और ये बोला है कि ये प्रोसीड्स ऑफ क्राइम्स के जो ट्रांजैक्शंस थे, पैसे थे, उसमें इन्वॉल्व नहीं थे और पीएमएलए के अंदर इनको जो अरेस्ट किया गया है वो एक इलीगल अरेस्ट है। इल्जाम क्या था? इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने संजय राउत और प्रवीण रावत के ऊपर इल्जाम लगाया कि जो मुंबई की पत्रा चौल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है, वहां पे ओवरऑल टेनेमेंट्स की सेल में लगभग 1039 करोड़ रुपए का घपला हुआ। तो इस घपले का इल्जाम लगाया गया था संजय राउत के ऊपर। इस पर्टिकुलर इल्जाम को प्राइमा फेसी यहाँ पे जो स्पेशल जज है उन्होंने रिजेक्ट किया और उन्होंने बोला कि भाई ये गलत है, गलत प्रकार से अरेस्ट किया गया है, हम संजय राउत को यहाँ पे बेल दे रहे हैं। अब केस की टेक्निकलिटीज में मैं नहीं घुसूंगा क्योंकि वो उतने काम की है नहीं। एक्चुअली में इस आर्टिकल का ऑथर केंद्र की सरकार को क्रिटिसाइज कर रहा है, साथ साथ इंटेलिजेंस एजेंसीज को क्रिटिसाइज कर रहा है कि कैसे आज के समय पे सरकार इंटेलिजेंस एजेंसीज का इस्तेमाल कर रही है नॉन रूलिंग कोalition के पॉलिटिशियंस को अटैक करने के लिए। ठीक है ना भाई? तो ईडी ऑफिसर्स को क्रिटिसाइज, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के ऑफिसर्स को क्रिटिसाइज करते हुए बोला जा रहा है कि भाई ईडी ऑफिसर्स को केवल सेक्शन 19 पावर टू अरेस्ट पता है, ईडी ऑफिसर्स को केवल सेक्शन 45 स्ट्रिंजेंट कंडीशन फॉर बेल पता है, लेकिन एक बार केस बुक करने के बाद आपको इन्वेस्टिगेशन करनी है, कन्विक्शन करना है, प्रोसिक्यूशन करना है, उस पर ज्यादा एक्टिविटी होती नहीं। तो क्या सिर्फ अरेस्ट कर लेना है? या फिर अगर कोई बेल पिटीशन के लिए अप्लाई करे तो उसकी बेल को रिजेक्ट करवाना आपका काम है? आपको क्या प्रोसिक्यूट नहीं करना है? तो ये सब बातें यहाँ पे बोली गई और सेंट्रल एजेंसीज को ये बोला गया कि भाई आप थोड़ा ध्यान से यहाँ पे अरेस्ट करिए, आप एक टूल की तरह नजर आइए सरकार के हाथों में, जो कि अपोजिशन को दबाने के लिए इस्तेमाल होता है। फिर यहाँ पे कंटेंट सॉर्ट पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्ट के रिस्पेक्ट में मैंने कल आपके साथ डिटेल में एक आर्टिकल डिस्कस किया था। 2022 गाइडलाइंस फॉर अपलिंकिंग एंड डाउनलिंकिंग ऑफ सैटेलाइट टेलीविजन चैनल, ये गाइडलाइंस यहाँ पे रिलीज की गई हैं। एयरवेव्स और फ्रीक्वेंसीज को पब्लिक प्रॉपर्टी बताया गया है और सोसाइटीज के बेस्ट इंटरेस्ट में कैसे इस्तेमाल की जा सकती है, किस प्रकार से कंपनी इंडिया के अंदर ऑपरेट करेगी, किस प्रकार से उसको दिन के 30 मिनट में पब्लिक सर्विसेज के लिए अपना टाइम देना है, थीम्स ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस और सोशली रेलेवेंट इश्यूज के ऊपर ब्रॉडकास्टिंग करनी है, इन सब चीज़ों के बाद बात की। अब ये सोशल रेलेवेंट थीम्स कौन सी हैं? तो एजुकेशन और स्प्रेड ऑफ लिटरेसी, एग्रीकल्चर, रूरल डेवलपमेंट, हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, वेलफेयर ऑफ वुमेन, वीकर सेक्शंस ऑफ सोसाइटी, प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरमेंट एंड ऑफ कल्चरल हेरिटेज, नेशनल इंटीग्रेशन, ये सारी थीम्स हैं। रिसेंटली फिक्की और अर्न्स्ट एंड यंग की रिपोर्ट आई है जिसमें ये बोला गया कि 2021 में जो इंडिया के अंदर टेलीविजन सब्सक्रिप्शन थे वो थे 178 मिलियन। ये 2025 तक 42 मिलियन बढ़ जाएंगे, मतलब अगर आप कह लो तो 220 मिलियन हो जाएंगे। 22 करोड़ लोग यहाँ पे टेलीविजन सब्सक्रिप्शन लेंगे। तो ये जो गाइडलाइंस केंद्र की सरकार की तरफ से आई है ये काफी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे केंद्र की सरकार ने बोल दिया कि जो भी कंटेंट यहाँ पे टेलीकास्ट हो रहा है उसका सेल्फ रेगुलेशन करेंगे ये कंटेंट ऑपरेटर्स। लेकिन ये जो 30 मिनट का दिन का जो टाइम यहाँ पे फिक्स किया गया है सोशली रेलेवेंट थीम्स के लिए, नेशनल इश्यूज के लिए, ये 30 मिनट के कॉमर्शियल्स क्या होंगे? क्या सरकार की तरफ से कुछ पैसा दिया जाएगा इन चैनल्स को? इस बात पे लेके सरकार ने कोई क्लैरिटी नहीं दी। अब सबसे खास बात यहाँ पे ये है कि क्या चैनल्स कोई नेशनली रेलेवेंट इशू में अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी अपनी कैंपेनिंग करे तो समझ में आता है, क्या सोशली रेलेवेंट इश्यूज के लिए और नेशनली इंपॉर्टेंट इश्यूज के लिए सरकार को पैसे देने चाहिए ब्रॉडकास्टर्स को, वो भी केवल 30 मिनट अ दिन? तो आई डोंट थिंक सो कि देने चाहिए। ये तो पब्लिक ड्यूटी में भी ये चैनल्स यहाँ पे कर सकते हैं। तो कुल मिला के इस आर्टिकल में ये बताया गया है कि किसी भी प्रकार के फाइनेंशियल मॉडलिटीज को यहाँ पे डिस्कस नहीं किया गया, बस गाइडलाइंस आ गई हैं, सरकार क्या पैसा देगी नहीं देगी इस बारे में कोई बातचीत यहाँ पे नहीं की गई है। दूसरा, ये जो गाइडलाइंस यहाँ पे आई हैं ये इंडिया को टेलीपोर्ट हब बनाने की बात करती हैं। कुछ चीज़ों को स्ट्रीमलाइन किया है, जैसे लाइव टेलीकास्ट ऑफ इवेंट्स के लिए प्रायर परमिशन लेने की जरूरत नहीं है, बस प्रायर इंटीमेशन आपको देना है। बट सबसे खास बात दोस्तों यहाँ पे ये है कि इस प्रकार की गाइडलाइंस के थ्रू ओवरऑल चैनल ब्रॉडकास्टिंग में सरकार का जो से है वो बढ़ जाता है। नो डाउट सरकार यहाँ पे अपलिंकिंग और डाउनलिंकिंग के लिए सिंक्रोनाइजेशन आसान कर रही है। नो डाउट सरकार इंडिया को एक टेलीपोर्ट हब बनाने की बात कर रही है। नो डाउट सरकार नेशनल इश्यूज के रिस्पेक्ट में यहाँ पे कुछ टाइम फ्रेम को डिसाइड करने की कोशिश कर रही है। बट दैट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम ऑथर ये भी बोल रहा है कि इस पर्टिकुलर गाइडलाइन के थ्रू चैनल के मैनेजमेंट और रेगुलेशन में जो सरकार की अथॉरिटी है, जो से है, वो बढ़ जाएगी। अब वो बढ़ा हुआ से किस हद तक चैनल की क्रेडिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी को हर्ट करेगा वो एक अलग इशू।
तो ये था आज का एनालिसिस दोस्तों। आई होप आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिला हो। अपने व्यू पॉइंट नीचे कमेंट बॉक्स में दे के जाइएगा। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिएगा, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा लोग साथ लेक्चर्स को शेयर करें। हैव अ ग्रेट डे फ्रेंड्स, गुड बाय।